नमस्कार। आज हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें कौन देता है? सूर्य का प्रकाश देता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत है। अब देखें, हम जितने भी कार्य अपने करते हैं, चाहे खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, सोते जागते, मतलब 24 घंटे में जो भी वर्क, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी जीव हो, जो भी अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करता है, तो हर जगह उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सभी लोग जानते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत। ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से? हमको ऊर्जा भोजन से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, और बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि भोजन, आप कहते हैं कि भोजन में जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे पर्णहरित कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस हम लोग, मतलब जीव जो है, ऑक्सीजन गैस लेता है। वैसे जीव तो प्लांट भी होते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं नहीं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उस समय वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। जो ऑक्सीजन, मतलब हम लोग या जितने भी जानवर हैं, वो लेते हैं श्वसन क्रिया में। वही ऑक्सीजन हमारी पूरी कोशिकाओं में जा कर के, माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के अपने सारी एनर्जी देती है, और एनर्जी के द्वारा हम पूरे अपने कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है एनर्जी बनती है। हम लोग क्योंकि स्वपोषी नहीं हैं, हम लोग क्या है? परपोषी हैं। एक तरीके से हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई शेर है, शेर तो पेड़ पौधों पे डिपेंड नहीं रहता है। तो आप जानेंगे कि शेर जो है, जैसे बकरी खाता है, हिरन खाता है, या जंगली जानवरों को खाता है जो शाकाहारी होते हैं। जैसे आप उसमें पढ़े होंगे कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में। तो अब ऐसा नहीं है कि बकरी खाएगी घास को तो बकरी को शेर खा जाएगा। तो उस तरीके से जब अगर वो घास नहीं रहती तो बकरी नहीं खा पाती, तो बकरी को शेर भी नहीं खा पाता, तो शेर भी मर जाता। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो ट्रांसफ़र होती रहती है। अब पेड़ पौधे 100% ऊर्जा लेते हैं, और उसके बाद जब एक से, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में जाते जाते वो ऊर्जा का 1% केवल रह जाता है। यानी उसमें 100% ऊर्जा है, प्राथमिक उपभोक्ता 10% ऊर्जा है, फिर लास्ट में जाते जाते 1% ऊर्जा का ही केवल उपयोग होता है, बाकी 99% ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि अच्छा देखें, आपकी ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोतों में आप देखेंगे कि कुछ ऊर्जा के सीमित स्रोत होते हैं, कुछ ऊर्जा के असीमित स्रोत होते हैं। जिन्हें, जो सीमित स्रोत होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय, मतलब कि उनको नवीकरण नहीं किया जा सकता। पुनः जो है उनका नवीकरणीय, मतलब वो पुनः जो है फिर उत्पत्ति उनकी नहीं होगी। उनको सीमित भी कहा जा सकता है या पारंपरिक स्रोत भी कहा जा सकता है। इसे आप लोग जानेंगे कि सीमित अगर कह दें कि ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन है, या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन है, या सीमित ऊर्जा के स्रोत कौन कौन है, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रसोई गैस हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, यह जो है ऊर्जा के पारंपरिक हैं, मतलब कि सीमित मात्रा में। जैसे आप देखेंगे कोयला है, सीमित मात्रा में पाया जाता है। अब कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी के अंदर जो कोयला बना कैसे? अब खदानों से कोयला निकाला जाता है। जैसे आप देखेंगे बिहार है, झरिया है, और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ मुख्य रूप से झारखंड वगैरह में या छत्तीसगढ़ वगैरह में जहाँ कोयले की खदानें होकर पाई जाती हैं, तो वहाँ से कोयला निकाला जाता है। अपने यूपी में तो नहीं है। तो होता क्या है कि जहाँ जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा थे या पृथ्वी में उथल पुथल हुई, तो आज के करोड़ों साल पहले बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे। अब वृक्षों में क्या हुआ, भाई जंगलों में आग लग गई। जब आग लग गई तो वो वृक्ष जल करके, लकड़ी जल करके जलती है तो काली हो जाती है। फिर उसमें उथल पुथल हुई, और उथल पुथल होने के बाद वो लकड़ी
लकड़ियाँ नीचे जा कर के कई सौ फुट कई सौ किलोमीटर जा कर के नीचे दब गई और इतने विशाल विशाल पेड़ था। पृथ्वी की उत्पत्ति कई करोड़ों वर्ष पहले की हुई है, तो अब इसमें बार बार परिवर्तन होता गया। तो पृथ्वी की जो सतहों के नीचे जो लकड़ियाँ जल करके दब गई, वही कोयला के रूप में जो है वही भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जगह जगह प्रयोग करके देखा तो वहाँ कोयला की मात्रा दिखाई दी। तो आज खदानों के द्वारा वो कोयला वहाँ से निकाला जाता है। तो उस कोयले का उपयोग जो है हम लोग अपने ऊर्जा के रूप में करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे किसी भी बिजली उत्पन्न करना हो, तो इस तरीके से कोयला का उपयोग किया जाता है। दूसरा, अच्छा, कोयला की मात्रा भी सीमित है, ऐसा नहीं है। लोगों का मानना है कि 200-300 साल बाद जो है ये कोयले भी ख़त्म होने के चांसेस हैं, कोयला ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है तो विज्ञान इतना तेज़ी के साथ प्रयोग कर रहा है तो उसके स्थान में कोई दूसरी वो हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि नहीं कोयला ख़त्म हो जाएगा तो फिर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले बल्ब के ही बारे में देख ले, पहले कितना वो होता था, ट्यूबलाइट, फिर वो लाल वाला बल्ब, फिर उसके बाद सेफल आया, फिर एलईडी आ गया। आप देख लें, यही जो होता है, पहले ट्रेनें चलती थी तो कोयले से झुक के चलती थी, फिर उसके बाद आ गया डीजल इंजन आ गया, फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है। तो बहुत सारी खोजें हो रही दिन प्रतिदिन, चाहे कृषि के क्षेत्र में आप देख लें, चाहे औद्योगिक के क्षेत्र में देख लें, तो साइंस की खोजें हो रही हैं और जीवन लोगों का होगा। फिर पेट्रोलियम आप देख लें, पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई? जो जीव जंतु थे, बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं या बड़े बड़े जीव जो थल पे रहने वाले थे, जैसे डायनासॉर्स वगैरह थे, जंगलों में आग लगी, ये भी उथल पुथल हुई, मर गए। और मरने के बाद ये भी पृथ्वी के अंदर जा कर के दब गए। दबने के बाद इनके जो अवशेष, भाई इनमें चर्बी होती है, तेल होता है, तो वो भी जगह इकट्ठा हो गए। जैसे बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ हैं, तो ये भी बहुत विशाल विशाल इस तरीके से जानवर थे, वो भी दब गए। तो उनकी भी जो फैट वगैरह थे, तेल वगैरह थे, वो भी जगह जगह इकट्ठा हो गए। तो वो वैज्ञानिकों जो आज आप देखें जो खाड़ी देश हैं, दुबई, सऊदीया, कुवैत और इराक, तो वहाँ से भी तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं, वहाँ से भी तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, ये तमाम प्रकार के पेट्रोलियम निकलते हैं, यह भी सीमित है, ये भी कभी ख़त्म हो सकता है, इसीलिए इसको अनवीकरणीय कहा गया है। दूसरा ये है कि रसोई गैस, जैसे रसोई गैस में आप देखेंगे एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और मिट्टी के तेल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये भी सीमित मात्रा में, ये भी पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती है। कहीं कहीं जो है इस तरीके से गैसों का वो होता है, तो ये भी सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये पारंपरिक या सीमित या नवीकरणीय को आप जानेंगे। दूसरा है नवीकरणीय कहते हैं या वैकल्पिक कहते हैं या असीमित कहते हैं। अब जैसे आप देखें सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, भाई सूर्य से सौर ऊर्जा हमको मिलती है। अब सूर्य की ऊर्जा तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। सूर्य हमको सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत हम कहाँ होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य हमको ऊर्जा देता है, और तो सूर्य की ऊर्जा जैसे आप देखेंगे सौर सेल है, या आप देखेंगे सौर कुकर का भी नाम आपने सुना होगा। इस तरीके के बॉक्स टाइप होता है, उस पर शीशा लगा होता है, और उस पर किसी पतीली वगैरह में या दाल बनाने वाला पात्र हो या सब्जी बनाने वाला हो, तो उसमें रख करके रख दिया जाता है, या चपाती वगैरह बनाने के लिए उसमें प्लेट लगा दी जाती है, उस पर रख दिया जाता है, और उधर सूर्य की किरणें उसे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के फिर इस पर आती हैं, और इतना गर्म हो जाता है कि वो खाना बना लेते हैं लोग। तो इस तरीके से, और आप देखें सौर सेल आजकल तो सभी लोगों के अक्सर सरकारी सिस्टम से या प्राइवेट सिस्टम से लोग, जैसे लाइट कट गई, अपने घरों में जो है सौर सेल का प्रयोग कर लेंगे। सिलिकॉन की प्लेट होती है, और उसके बाद वो बैटरी चार्ज हो जाती है दिन भर, और रात में वो जो है बल्ब भी जलता है, मोटर भी चलता है, पानी भी, जैसे यहाँ देखिए फिगर में यहाँ मोटर चल रहा है, पानी इधर से निकलेगा, या बल्ब भी इसे जल सकता है। तो इस तरीके से अक्सर प्रयोग लोग बल्ब का ही करते हैं कि यहाँ एक बल्ब लगा दिए, वो रात में जलेगा, प्रकाश रहेगा उनके दरवाजे पर या रोड के किनारे भी या पुल उल पर भी, बिना लाइट आए, और रात दिन में अपने आप वो बुझ जाएगा, और रात में जो है जल जाएगा। उसका निश्चित समय हो जाता है कि कब जलेगा कब बुझेगा। तो ये सौर सेल का प्रयोग है। दूसरा आपका है जल ऊर्जा किसे कहते हैं? जल के द्वारा भी ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में, या टिहरी आपके छत्तीसगढ़ में है। इस तरीके से बहुत सारे स्टेटों में जो है ऊर्जा
जल ऊर्जा के द्वारा मतलब विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है। आप जानते हैं कि जल से यानी पानी से विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो उसमें टरबाइन मशीन होती है। टरबाइन मशीन का मतलब वो सॉकेट टाइप होता है। अब बहुत तेज़ी के साथ पानी का प्रवाह किया जाता है। पानी जब इस तरीके से तेज़ी के साथ आएगा तो ये टरबाइन मशीन में दोनों तरफ जो शाफ्ट टाइप वैसे नुकीले नुकीले लगे होते हैं, जो उनके चक्के को पूरा घुमा देते हैं। जब चक्के को घुमाएंगे तो चक्के का ये शाफ्टिंग होती है, ये ऊपर जाकर के मोटर में लगा होता है। जब ये मोटर चलेगा तो इधर से तार आ जाता है यहाँ से, और यहाँ भी बिजली आ जाती है। तो इस तरीके से भी बिजली की उत्पत्ति होती है। यानी बहुत बड़ी बड़ी जो है जहाँ पे आप देखेंगे बांध बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है। पानी को रोक करके फिर उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ वो टरबाइन मशीनें लगी होती हैं। जब पानी किसी बांध करके रोक दिया जाता है तो उसके बाद फिर सिस्टम के द्वारा जो है टरबाइन मशीन पे वो पानी गिराया जाता है धारा के साथ, बहुत प्रेशर के साथ। और वो जब उस पर आता है तो वो उसको घुमा देता है, और घूमने के बाद मोटर चलता है। मोटर चलने के बाद बिजली उत्पन्न होती है, जिससे हमारे देश में बिजली की भी ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका है पवन ऊर्जा। देखते हैं आपकी जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ बरहोमास हवाएं बहुत तेज़ी के साथ चलती रहती हैं। तो अच्छा, हवाएं कैसे चलती हैं मैंने बताया था। हवाएं से चलती हैं कि जब सूर्य का प्रकाश तेज़ी के साथ प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो यहाँ नीचे की हवा जो है जब गर्म होती है, जब हवा गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी, जब हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। हवा जब ऊपर नीचे होती रहती है तो उसके बाद जो है पवन का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे चेरापूंजी का नाम से, मासिन राम का नाम से, जहाँ बरहोमास प्रतिदिन वर्षा होती है। और वर्षा ऐसे होती है कि आपने देखा होगा कि जहाँ वर्षा होगी वहाँ धूप भी बहुत तेज़ होगी। तो मासिन राम या दार्जिलिंग या चेरापूंजी में ऐसा होता है कि दोपहर तक इतनी भयंकर तेज धूप होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोपहर के बाद वही हवा फिर जो है ऊपर उठती है गर्म होकर के, और ऊपर जाकर के मानसून बनाती है। क्योंकि ऊपर का वातावरण तो ठंडा है, तो ऊपर का वातावरण ठंडा, तो ऊपर जाके जलवाष्प बनेंगे, बूंदें बनेंगी, तो वही फिर बहुत झमझमा करके बारिश होती है। प्रतिदिन वर्षा जो है मासिन राम में, प्रतिदिन सबसे ज़्यादा वर्षा पूरे भारत में मासिन राम में ही होती है। पहले जो चेरापूंजी था, अब मासिन राम का नाम आता है। जीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो है ये होता है। फिर आपका आता है पवन ऊर्जा, है ना। पवन ऊर्जा के बारे में आप देखेंगे कि भाई जहाँ जहाँ पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बरहोमास हवाएं चलती रहती हैं, तो वहाँ बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। पंखों से क्या होता है कि ये पंखे हर समय जो तेज़ी के साथ चलेंगे, और यहाँ से भी एक शाफ्टिंग लगा दी जाती है। शाफ्टिंग में भी इस तरीके से दानेदार जो है ऐसे होते हैं, और वहाँ से भी एक शाफ्टिंग लगा दानेदार में, ये जब चलेगा तो ये भी चलेगा। फिर नीचे एक मोटर लगा दिया जाता है, चक्की लगा दी जाती है पत्थर की, और ये शाफ्टिंग के द्वारा फिर इधर से गेहूँ डाला जाता है। गेहूँ पिसा करके इधर आटा के रूप में निकलता है। ये चक्की चल रही है। तो इस तरीके से, और आप देखेंगे इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे पंप लगा दिया गया, तो पंप के द्वारा ये चल रहा है, और पंप के द्वारा पानी भी निकलेगा, है ना। जैसे ट्यूबवेल वगैरह का पानी भी निकलेगा, तो पानी भी निकालते हैं लोग अपने दैनिक जीवन की, चाहे सरसों पीसना हो, चाहे गेहूं पीसना हो, चाहे दैनिक जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं, मशीनों के द्वारा उसका प्रयोग करके इस तरीके से पवन ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा में आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, एक तरीके से सड़े गले पदार्थ होते हैं, या जीव जंतुओं के जो मलमूत्र होते हैं या गोबर होते हैं, विशेषकर गोबर गैस उन्हें कहा जाता है, जिसे बायोगैस या गोबर गैस कहा जाता है। तो जो मतलब जानवरों के गोबर होते हैं, जैसे गाय हो गए, बैल हो गए, तो उन गोबर को एक से टैंक रहता है लोहे का, ये टैंक बना दिया जाता है, और उसमें जो है पहले तो मतलब उसके भी बनाए जाते थे, एक तरीके से सीमेंट वालों के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में से थोड़ा सा राउंड टाइप टैंक बना दिया जाता था, और उसमें जो गोबर और पानी को मिला करके और टैंक में जा कर के उसको मिक्स करता था। जब वो मिक्स होता था तो उसमें जो मीथेन गैस और विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती थी, कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती थी, हाइड्रोजन गैस भी निकलती थी, लेकिन अधिक मात्रा में मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, जिससे ये नली के द्वारा जो है जाकर के वो बाहर निकलती थी। यहाँ पाइप लगा दिया जाता था, घर में ले जाकर के लोग खाना बनाते थे या बल्ब को भी जलाते थे। अब बाद में जब ये गोबर, मान लीजिए जितना गोबर से गैसें निकल गई, तो गोबर फिर निकाला भी जाता था, जिस रास्ते से निकल आता था यहाँ अपशिष्ट पदार्थ हो जाता, जैसे खाद के रूप में ले जाकर लोग खाद खेतों में प्रयोग करते थे। तो यहाँ इस तरीके से आपका
जैव ऊर्जा का भी इस तरीके से प्रयोग किया जाता था। तो आप देखेंगे कि जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और दूसरा सौर जल कुसुम का एक और आप उदाहरण देखेंगे, जैसे हॉस्पिटलों में पानी को गर्म किया जाता है भाई, जितने भी उसके औजार होते हैं हॉस्पिटल में जो वो यूज होते हैं, तो हर समय उसको गर्म पानी चाहिए, या तो हीटर लगा ले लेते हैं लोग बिजली से, उसमें गर्म करके स्टरलाइज कर लेते हैं। या जहाँ लाइट वगैरह की सुविधा नहीं रहती, या लाइट ने उस तरीके से नहीं, तो ऊपर जो है क्या करते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश आता है तो सौर जल उष्मक की तरह ये पाइप होती है तांबे की, और उसको काले पेंट से रंग दिए देते हैं और इधर से पानी प्रवेश करते हैं, और ये पानी धीरे 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 इधर से इधर, इधर से उधर जाते जाते यहाँ स्टोर हो जाता है। और ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये पाइप गर्म होती है, तो पाइप में पानी भी है तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सौर जल उष्मक का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपने वो हीटर का भी बताया आप लोगों को कि भाई हीटर, जो सौर हीटर होते हैं जिसे खाना बनता है, तो लोग छतों पर रख करके खाना भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा के जो हमारे स्रोत। अच्छा, ऊर्जा का संरक्षण कैसे आप करेंगे? जैसे आप देखेंगे कहीं आपको जाना, थोड़ी ही दूर जाना है, तो लोग गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, पैदल नहीं जानते हैं, तो पैदल आप जाएं हैं। जब बहुत ज़्यादा दूर जाना तभी गाड़ी का प्रयोग करें। और आप देखेंगे घरों में लोग बल्ब को जला देते हैं और उसको बुझाते नहीं हैं, मतलब बंद नहीं करते हैं। तो उसको जब ज़रूरत हो तभी उसका प्रयोग करें, और ज़रूरत ना हो तो उसका प्रयोग ना करें। और इस तरीके से कभी कभी देखें आपकी भाई जल से भी ऊर्जा बनती है, पवन से भी ऊर्जा बनती है, सौर से भी ऊर्जा बनती है ना, और कोयले से, डीजल से, पेट्रोल से। तो इस तरीके से हमको ऊर्जा मिल रही है, प्लस भोजन से भी ऊर्जा मिल रही है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि भोजन को भी लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, होटलों में जाएंगे खाना छोड़ देते हैं, ये करते हैं। तो उतना ही आप खाना लीजिए जितना आप खाने के लिए जो है खा सकें, है ना। मतलब आप वेस्ट, किसी पदार्थ का वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जितने भी वस्तुएं हैं सबसे हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमको एनर्जी मिलती है। तो इसको संरक्षण करने के लिए आप यही करेंगे कि अपने स्वविवेक से, अपने जो माइंड से ये सोच करके करेंगे कि हम उसका दुरुपयोग ना करें, उसका हम सदुपयोग करें। तो इस तरीके से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। और ऊर्जा अगर बचाएंगे तो हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। तो इस तरीके से आप ऊर्जा को बचाएं और ऊर्जा के बारे में समझें। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, इस तरीके से मतलब बहुत सारी ऊर्जा के प्रकार भी होते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मात्रा क्या है। तो यहाँ तो हमने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में आप लोगों को बताया। धन्यवाद।